हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। हम ज्योमेट्री शुरू कर चुके थे। ज्योमेट्री में हमने 2 क्लास कर ली हैं अभी तक, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो पहले आप वो देख लीजिए। लाइंस, एंगल्स और ट्राइंगल्स की कुछ बेसिक्स किए हैं हमने अभी तक। तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में परपेंडिकुलर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ हम डील करेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ कंसेप्ट समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, ये ट्राइंगल है, सपोज ये एक ट्राइंगल है। ठीक, और आपसे बोला है कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल्ड एट बी, ऐसे बोला है आपसे, एट बी। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो ये ट्राइंगल ABC है वो B पर राइट एंगल है। ठीक है, क्योंकि बोला है ना राइट एंगल एट B, तो B पर राइट एंगल बनना चाहिए, B पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बाकी आप A C किसी को भी ले सकते हो, या फिर इसको ले सकते हो, इसको C ले सकते हो। ठीक है, तो बट B यहीं पर होना चाहिए जहां पर 90 डिग्री है, ये इसका मीनिंग। ठीक है, अच्छा, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो वन एंगल 90 डिग्री का होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि कोई भी एक वन एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, अब ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो समझ लेते हैं पहले। देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर के। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये एप्लीकेबल होगी जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और AC को हम ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। ठीक, लॉन्गेस्ट साइड को हम राइट एंगल ट्राइंगल केस में हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। ठीक, ये बेसिक है, आपको पता भी होगा। अब चलते हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इस केस में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ग्रेटर देन होगा लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड में इसमें AC को ले रहा हूं। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड जो भी होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके इधर लिखोगे तो वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसकी? ये कंडीशन है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। ये कंडीशन एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। ठीक, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस होगा, ABC, सपोज ऐसे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, AC क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करोगे, तो वो ग्रेटर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर पे।
बाकी दोनों जो साइड होंगी उसके स्क्वायर का सम करोगे तो वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा है कि AC काफी बड़ा है इसमें, है ना, AC काफी बड़ा है इसमें, तो इसीलिए अगर AC का स्क्वायर करते हैं हम यहाँ पर तो वो बड़ा होगा। ठीक, इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में छोटा होगा और राइट एंगल ट्राइंगल में बराबर होगा, और इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। एक बात और क्लियर होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, हम स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे इसमें, ऑब्ट्यूस और एक्यूट की बात नहीं करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ABC अगर है तो ये तो आपको क्लियर ही है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर के होगा, पाइथागोरस थ्योरम। साथ में इसका एरिया, एरिया को हम कभी कभी डेल्टा भी लिख देते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि उन साइड्स की मल्टीप्लाई होगी जो हाइपोटेनियस नहीं है, जो लॉन्गेस्ट साइड नहीं है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हाफ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये उसका एरिया आ जाएगा। ठीक, इतनी बातें शायद आपको पता भी होंगी। एक्यूट ऑब्ट्यूस के बारे में मे भी ना पता हो तो अब पता लग ही गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या समझना है हमें? इसके अलावा ये देखो, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सपोज इस तरह का ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक, तीनों साइड को मैं साइड 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 ले लेता हूँ, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तीनों ही एंगल 60 के होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। तो अगर मैं इसमें ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने एक वर्टेक्स से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, कि इसमें ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल होता है, ऐसा ही मान सकते हो आप। तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये, इसको मैं मीडियन बोल सकता हूँ, क्योंकि मीडियन क्या होती है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको मैं मीडियन बोलता हूँ। ठीक, यानी कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो हमेशा ही वो मिड पॉइंट पर ही जाकर ज्वाइन होगी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब इस केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर ये साइड है, इसको मैं साइड ले रहा हूं, ठीक, और इस परपेंडिकुलर को मैं P ले रहा हूं, तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा साइड बाई 2 हो गया, ये लेंथ मेरी साइड बाई 2 हो गई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये और ये बराबर होंगे, तो ये साइड बाई 2 हो गई। अब इस ट्राइंगल में मैं, ट्राइंगल ADC में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर पाइथागोरस लगाता हूँ तो क्या लगेगी कि P स्क्वायर प्लस साइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक, तो P स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर बाय 4
इक्वल साइड स्क्वायर, ठीक है। या फिर आगे देखें अगर तो पी स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर में से साइड स्क्वायर बाई 4 में इधर ले गया तो कितना बन जाएगा 3 साइड स्क्वायर बाय 4, ये बन जाएगा, ठीक। और यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मेरे पास मुझे क्या मिलेगा कि P इक्वल टू √3/2, मैंने स्क्वायर हटा दिया, ये मिल जाएगा मेरे को, ठीक। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि साइड इक्वल टू 2p/√3। तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा ये आपको याद होना चाहिए कि कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होगा वो √3/2 साइड होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा साइड से, ठीक है। बस इतना याद रखो आप, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर इस साइड से छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो √3 वाली वैल्यू ऊपर आएगी, क्योंकि √3 होता है 1.73, 2 से छोटा होता है और 2 नीचे आएगा, ठीक। और साइड यहाँ पर, तो इससे पता लग रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी है, √3 छोटा है, तो ये वैल्यू साइड से छोटी होगी, और इस केस में 2 ऊपर आएगा और √3 वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है, और P इधर, तो ये साइड के इक्वल होगा, क्योंकि साइड बड़ी होगी, तो साइड अगर बड़ी है तो बड़ी वैल्यू 2 ऊपर आएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है अगर ट्राइंगल हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो कैसा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पहले तो आपको, बेसिक, कि अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, आइसोसेलेस मतलब ये साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल्स इक्वल है, तो अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, और ये साइड इक्वल हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो इसमें भी ये मिड पॉइंट पर ही ड्रॉप होता है, यानी कि ये मीडियन ही होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन भी होगा, ठीक है। और ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ये एंगल, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब कुछ और बातें जान लेते हैं आइसोसेलेस के बारे में, कि सपोज आइसोसेलेस ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोला कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि बाकी दो जो एंगल होंगे, ये भाई ये इसके इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके इक्वल होगा और राइट एंगल भी है, तो इसका मतलब ये तो 90 है, बाकी दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो बाकी दोनों एंगल कितने के बनेंगे, 45 के बनेंगे। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा इस तरह का होगा, बाकी दोनों एंगल्स 45 के होंगे, ठीक है भाई। अगर इसमें मैं ड्रॉप करता हूं, या आप ऐसा देखो पहले कि ये अगर साइड है और ये भी साइड है, तो ये मेरा साइड √2 होगा, ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरी हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे मिलेगी। कैसे आए, ये आया है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक। साइड को सपोज मैं a मान लेता हूं, तो a² + a² इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम,
तो 2a स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई यहां से? अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो कितना आ गया? √2a आ गया, यानी कि साइड में √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर साइड निकालनी है तो हाइपोटेनियस को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये आपको a दी है तो ये बाकी दोनों जो साइड्स हैं वो a/√2 और a/√2 हो जाएगा। ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं कि सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल भी है। ऐसे कोई ट्राइंगल है ये ABC, और इसमें ये और ये इक्वल है, और यहां से हमने ड्रॉप किया एक परपेंडिकुलर, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को हम a ले लेते हैं, इसको भी हम a ले लेते हैं, तो ये पूरी साइड कितनी हो गई? a√2 हो गई, a√2। हम देख चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये साइड कितनी बचेगी? ये साइड कितनी बचेगी? ये a√2/2 हो जाएगी ये साइड, यानी कि ये a/√2 हो जाएगी, अगर इस वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरा ये मीडियन की लेंथ क्या हो जाएगी? मीडियन की लेंथ क्या होगी मेरी? ये जो मीडियन है इसकी लेंथ कितनी होगी? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसमें इस वाले ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो कैसे लगेगा? इसको सपोज मैं x मान रहा हूं, इसको मैं x मान लिया, तो x² प्लस a/√2 होल स्क्वायर इक्वल a²। ठीक, आगे क्या आएगा? x² प्लस a²/2 इक्वल a², यानी कि x² इक्वल a²/2। तो x कितना आ गया? a/√2। ठीक है, ये क्लियर है। तो मीडियन की लेंथ कितनी आ गई? यानी कि a/√2। ये बात समझ आनी चाहिए। तो ये मीडियन होगा मेरा, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? बेसिकली ये भी मेरा a/√2 ही होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार समरी बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी, कि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है और आपको बोला है कि ये उसके मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक, और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि मीडियन परपेंडिकुलर होगी ही होगी, तो इस और इसकी साइड हमें ए दी हुई है तीनों, तो आपको मीडियन की लेंथ बतानी है अगर, तो क्या करोगे आप? √3/2 a। अगर साइड बतानी है तो 2/√3 इंटू मीडियन। ठीक, अगर ट्राइंगल कैसा है? ट्राइंगल आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ऐसा बनेगा वो।
ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस, और उसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये लेंथ मेरी कितनी होगी, ये पूरी लेंथ मेरी a√2 होगी, पूरी लेंथ। ठीक, ये यहां तक इतनी लेंथ मेरी a/√2 होगी, ये भी मेरी a/√2 होगी। ठीक, इतना, और ये मीडियन भी मेरा a/√2 ही होगा। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हम इतना ये तो जान ही चुके हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है, ठीक है, और ये x है, ये भी x है, तो ये मेरा x√2 होगा। ठीक, और अगर ये केवल x है, ये केवल x दिया हुआ है, तो ये मेरा, ये x दिया हुआ है, तो ये मेरा xy√2, और ये xy, ये मेरा xy√2 होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। इतना क्लियर है तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6। द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल की जो साइड है वो 3:4:6 में है। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, उसके साइड्स का रेशियो दिया है, यानी कि एक 3 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है ये पूछा है। तो क्या करना है आपको, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर और बाकी जो दोनों साइड हैं उनके स्क्वायर का सम चेक करना है। तो ये 9 आ गया, ये 16 आ गया और ये 36 आ गया। इनका सम अगर करें तो वो 25 आ गया और ये 36 है ही। तो इसमें ये बड़ा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। If the measures of the sides of triangle are x² - 1, x² + 1 and 2x centimeter, then the triangle would be। तो कोई ट्राइंगल है, उसकी एक साइड तो है x² - 1, एक साइड है x² + 1 और एक साइड है 2x। तो ट्राइंगल कैसा है ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक साइड का लो स्क्वायर, ठीक है, दूसरी साइड का लो स्क्वायर और तीसरी साइड का भी क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। ठीक है, तीनों का स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर कितना आ रहा है देखो, x⁴। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो साइड है ये लॉन्गेस्ट होगी, ये साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, x² भी हो रहा है और +1 भी हो रहा है, स्क्वायर करके +1 करे तो ये लॉन्गेस्ट होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा। ठीक, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, और इसको मैं रखूंगा अलग। तो अब चेक करते हैं, देखो x² - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x⁴ + 1 - 2x², ये होगा, ये हो जाएगा, और 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x²। ठीक, और ये कितना बनेगा, इसको एक्सपेंड करते हैं अगर, तो x⁴ + 1 + 2x² बनेगा ये। ठीक, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो x⁴ + 1, अब ये और ये अगर जुड़ जाएं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा +2x², क्योंकि 4x² में से 2x² माइनस होगा तो +2x² बन जाएगा। ठीक है, और आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर कि ये इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर इक्वल आ रहा है तो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है भाई, तो ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है एसएससी की।
14 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ये ए बी सी ले लेते हैं और सी को ही हमने क्या ले लिया, हाइपोटेनियस ले लिया। ठीक, ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी, जिसमें ये राइट एंगल होगा क्योंकि राइट एंगल के सामने ही हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये कह रहा है जो एक कोई भी एक एंगल होगा इनमें से कोई भी जो एक एंगल होगा, ये वाले जो एंगल हैं, इनमें से कोई एक एंगल वो कितना होना चाहिए, तो ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल को देखते ही क्या याद आना चाहिए आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना है मेरा, 2ab है मेरा, यहां से इस वाली इक्वेशन से। ठीक है ना, इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो सी स्क्वायर मेरा 2ab आ जाएगा। तो सी स्क्वायर की जगह मैंने 2ab रख लिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 0, इसको हम इधर ले गए तो ये मेरा बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर स्क्वायर हटाता हूं तो ए माइनस बी 0 बन रहा है, यानी कि ए इक्वल बी आ गया। तो अगर ए इक्वल बी है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड भी इक्वल ही, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये 45 के ही होंगे। ठीक है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 90 बनना चाहिए। तो बाकी जो एक्यूट एंगल्स हैं वो 45 के होंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The length of the three sides of a right angle triangle are x minus 2, x minus 2, x and x plus 2। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, x plus 2 में हाइपोटेनियस लूंगा क्योंकि x plus 2 लॉन्गेस्ट साइड होगी, x plus 2 x minus 2 से बड़ा होगा और x से भी बड़ा होगा, तो हाइपोटेनियस मेरी x plus 2 होगी। तो वैल्यू ऑफ x पूछिए, तो वैल्यू ऑफ x के लिए आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाओगे तो आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिल गया मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0, ऐसा मिल जाएगा। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 इक्वल 0, यानी कि x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो x 0 होगा या x 8 होगा। x 0 हो नहीं सकता, x 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होनी चाहिए ना साइड्स की, तो x 8 होगा। ठीक है भाई, 8 आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली सोल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो इस लाइन को मैं थोड़ा स्मार्टली सोल्व करना चाहता हूं तो मैं यहां पर कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इधर लिखा और x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया, इस x स्क्वायर को मैं इधर ले गया। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और
a माइनस बी ये होता है। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक, तो इस x से ये x कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया सॉल्व करके, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 और ये इनटू में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर तो सॉल्व हो ही जाएगा। देखो ये यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक, और इधर क्या आ जाएगा 4x प्लस 4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो फाइनली फिर से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0 आ गया, यानी कि x कॉमन लिया तो x माइनस 8 इक्वल 0 आ गया। तो फिर से यही आ गया। ठीक है, तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें आगे कुछ क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ शॉर्ट हो नहीं रहा, यहाँ पर आप जनरली सोल्व कर रहे हो तो भी उतना ही टाइम लग रहा है, बट कई जगह पर ऐसा होगा कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाकर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, in a triangle the length of the side opposite the angle which measures 45 degree is 8 centimeter. What is the length of side opposite to angle which measures 90 degree? तो कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल बना लेते हैं। इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल व्हिच मेजर्स 45 डिग्री। 45 डिग्री सामने वाली जो साइड है वो 8 है, 45 डिग्री के सामने वाली साइड 8 दी हुई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल व्हिच मेजर्स 90। 90 के अपोजिट वाली साइड, ये साइड, ये कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक, अच्छा ये अगर 45 है तो ये भी मेरा 45 ही होगा, क्योंकि एक एंगल 90 है, एक 45, तो तीसरा 45 होगा। अब ये दोनों एंगल सेम है तो इसके सामने वाली साइड भी 8 होगी, क्योंकि इसके सामने 8 है। एंगल्स अगर बराबर हो तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होती। ठीक, अब ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8√2 होगा। हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था कि ये a है, ये a है, तो ये a√2 होगा अगर ये साइड्स इक्वल है a। ठीक है भाई, तो a√2 हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। The lengths of side AB and side BC of a scalene triangle। कोई स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होगी, वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। तो कोई ट्राइंगल स्केलन है ABC, तो उसमें AB आपको 12 दी है और BC आपको 8 दी है। साइज ऑफ एंगल C इज 90, ये 90 है। ठीक है, थोड़ा सा गलत बना लिया हमने, ये थोड़ा सा ठीक बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इस तरह का बनेगा ये। ठीक है, AB 12 है, BC 8 है। तो आपसे साइड AC पूछा है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो। ठीक है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगेगी ना कि ये जो पूछा है आपसे इसका स्क्वायर करोगे प्लस 8 का स्क्वायर करोगे और 12 का स्क्वायर करोगे। जो पूछा है उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटाते हैं तो 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये कैलकुलेट करना तो काफी आसान है। 12 प्लस 8 और 12 माइनस 8, प्रॉपर्टी लगा दी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी, a माइनस बी। सो 12 प्लस 8 इज 20, 12 माइनस 8 इज 4, तो ये कितना आ गया 80, रूट 80 आ गया। रूट 80 कितना होगा, नियर किसके होगा, 9 के, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये 9 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तीनों साइड का स्क्वायर पूछा है आपसे। भाई अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड ए ले सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को, इस AB को मैं AB स्क्वायर को A स्क्वायर लिखूंगा, इस BC स्क्वायर को भी मैं A स्क्वायर लिखूंगा और इस CA स्क्वायर को भी मैं A स्क्वायर लिखूंगा। यानी कि आपको 3A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है? 3A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और किसके टर्म में निकालनी है? AD की टर्म में, AD, क्योंकि हर जगह दिख रहा है आपको AD हर जगह। तो AD, हमें पता है कि AD की लेंथ कितनी होगी, हम पढ़ चुके हैं पहले से कि AD हमारी मीडियन ही होगी एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। और उसकी लेंथ कितनी होगी वो भी हम पढ़ चुके हैं कि √3 2/a होगी, ठीक। तो A कितना आ गया मेरा यहाँ से? 2m/√3 आ गया A। तो इस A की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? इस A की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पर पुट करी तो ये मिल जाएगा, ठीक है भाई, ये मिलेगा मुझे। इस 3 को मैंने ऐसे ही रखा और इस A की जगह मैंने 2m/√3 रख दिया, ठीक। तो कितना आ गया आंसर मेरा? 4m स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4m स्क्वायर, और m हमारा क्या है? AD ही है, ठीक है ना। 4AD स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात? तो हमने फॉर्मूले का यूज करा जो हमने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है, जो मैंने क्लास के शुरू में पढ़ाया आपको, उस फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि दो साइड्स इसमें इक्वल होंगी, आइसोसेलेस है ये, ठीक है। AB इक्वल टू AC 2A, ये 2A है, ये भी 2A, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है AB और AC। BC जो है वो A है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AD, आपको AD की लेंथ ही बतानी है, ठीक, ये पूछा है आपसे। तो आप क्या करोगे? हमें पता है कि आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हो आप, आइसोसेलेस में ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये मीडियन ही होती है, यानी कि मिड पॉइंट होता है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये मेरा a/2 होगा, क्योंकि पूरी लेंथ a है, ये पूरी लेंथ a है, तो ये a/2 हो गया। अब इस ट्राइंगल में मैं लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये a/2 है, ये 2a है, ये आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसका स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। तो जो भी फाइंड करना है उसका स्क्वायर प्लस a²/4 इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक। तो कितना आ गया ये? 15a²/4 आ गया, ठीक। यानी कि अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो √15/2a आ गया, ठीक है भाई। क्लियर है बात? सिंपल प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स पाइथागोरस थ्योरम पर थी, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे बनाना है आपको ऐसे बनाना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 90 होगा, ठीक। और C पर 90 दिया हुआ है, ये गिवन है कि C पर 90 है, तो आपको C पर ही 90 बनाना है, ठीक है। ये साइड्स इक्वल होंगी,
इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, डी एनी पॉइंट ए बी पर है, ठीक है, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, देन ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, आपसे पूछा क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू बताओ किस टर्म में, सी डी स्क्वायर की टर्म में बतानी है, क्योंकि हर जगह ऑप्शंस में सी डी स्क्वायर है, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो डी जो पॉइंट है वो ए बी पर कहीं भी हो सकता है, तो मैं कहां पर लूं, अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो डी पॉइंट को यहां पर लूंगा, क्योंकि उसने कहा कहीं भी ले लो, तो मैं तो यहां पर ले लूंगा, इस डी पॉइंट को मैं यहां पर लूंगा, ठीक है। उससे मेरा क्या हेल्प होगा, देखो अगर मेरा डी पॉइंट यहां पर है तो ए डी की लेंथ कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ए और डी तो सेम ही पॉइंट है, तो ए डी के बीच में लेंथ कितनी हो जाएगी, 0, तो ए डी की लेंथ 0 होगी। बी डी कितना हो जाएगा, बी डी, बी से डी तक की जो लेंथ है वो मेरी कितनी हो जाएगी, बी से डी तक की लेंथ बी डी ही रहेगी, है ना, बी से डी तक की लेंथ बी डी ही रहेगी, ठीक है। और सी डी कितना हो जाएगा मेरा, सी डी मेरा कितना हो जाएगा, सी डी कितना हो जाएगा मेरा, सी डी मेरा हो जाएगा सी ए की तरह, सी से डी तक की लेंथ ये हो जाएगी, तो वो ए सी के जैसा हो जाएगा, ए सी के जैसा हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, सी डी की लेंथ ए सी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब मुझे पता है कि ये अगर a है, ये अगर a है तो ये मेरा a√2 होगा, ऐसा होगा, तो AC जो स्क्वायर है वो तो मेरा कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, और जो BD स्क्वायर है वो मेरा a√2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर इंटू 2 हो गया, 2a स्क्वायर आ गया, तो BD स्क्वायर मेरा 2a स्क्वायर आ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2CD स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि a CD भी है, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा, 2CD स्क्वायर। ये बात समझ आनी चाहिए, दोबारा समझ लेते हैं, अगर क्लियर नहीं हो रहा है दोबारा देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन स्मार्टली किया है, इसलिए जल्दी हो जाएगा इस तरह से, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, मैं सारे तरीके डिस्कस कर दूंगा जल्दी जल्दी। देखो जरा दोबारा देखो भाई, ये ट्राइंगल था हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर, और ये आइसोसेलेस बी है, तो ये a है, ये a है, तो ये मेरा a√2 होगा, ठीक, ऐसा होगा। अब ये कह रहा है कि डी पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो, डी पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं इस ए बी पर, तो मैं डी पॉइंट को यहीं पर ले लिया, मैंने इस डी पॉइंट को मैंने यहीं पर ले लिया, ठीक है भाई, और मुझे निकालना है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो ए डी की लेंथ तो 0 है, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बचा हुआ, और बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी डी की लेंथ वो मेरी a√2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है, बी डी इतना हुआ, दिख रहा है बी डी, तो ये कितना आ गया, यानी कि 2a स्क्वायर आ गया, ठीक। अब मेरा सी डी कितना है, क्योंकि आंसर मुझे सी डी की टर्म्स में देना है, तो मैं सी डी भी चेक करूंगा कितना होगा, तो सी से डी तक जाता हूं तो ये सी से डी वो a ही बन रहा है, तो इस a की वैल्यू जो सी डी है मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये 2CD स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, ठीक है भाई, एक तरीका तो ये सब करना है। और कैसे कर सकते हो आप, डी को और कहाँ लें, डी को और कहाँ पर ले लें, ये क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर आप डी को यहाँ पर लेते
आप डी को यहां पर लेते हैं, यहां पर, तो भी क्वेश्चन सेम ही रहता, उतना ही इजी रहता। डी को यहां पर लोगे तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि ए डी स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे ए रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आपका अब ए डी बन जाएगा। और बी डी स्क्वायर लिखते हो तो वो 0 स्क्वायर बनेगा, तो फिर से 2a स्क्वायर आ गया और 2cd स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्योंकि सी डी तो आपका इस पर ये हो जाएगा, सी डी आपका ए हो जाएगा, सी से डी तक की लेंथ, ठीक है। और कहाँ ले सकते हैं, और कहाँ ले सकते हैं हम डी पॉइंट, कि हमारा अभी भी सॉल्यूशन इजी ही हो। और हम ऐसा ले सकते हैं कि डी पॉइंट आपने ऐसी जगह ले लिया जो मिड पॉइंट है, यहां पर डी ले लिया आपने मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर भी होता है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। तो इस केस में भी देखो इजी ही रहता है ये। कैसे, अब मैं लिखता हूं अगर ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, ए डी मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा ए डी होगा, और वो कितना होगा, ए रूट 2 का हाफ, क्योंकि पूरा ए रूट 2 है तो ए डी मेरा ए रूट 2 का हाफ होगा। और बी डी मेरा ये होगा, वो भी मेरा ए रूट 2 का हाफ ही होगा, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया मेरा, ट्वाइस ऑफ ए रूट 2 का हाफ का स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर इंटू 2/4 ये आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 2 से 2 और ये 4 भी कट गया, यानी कि ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब सी डी कितना है, सी डी देखते हैं, ये मेरा सी डी है, सी डी कितना है, ये मेरा सी डी होगा ये, और ये मीडियन है, ठीक है। सी डी की लेंथ, सी डी की लेंथ कैसे निकालें, सी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये मीडियन और ये लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो ये अगर a रूट 2 बाय 2 है तो सी डी भी मेरा a रूट 2 बाय 2 ही होगा, ठीक। तो a कितना आ गया, यानी कि मेरा फाइनली, या फिर मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, तो ये आ गया, सी डी कितना आ गया, a बाय रूट 2, तो a कितना आ गया यहां से, रूट 2 सी डी आ गया, ठीक। और a स्क्वायर कितना आ गया, 2 सी डी स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर यानी कि मेरा कितना है, a स्क्वायर मेरा कितना है, 2 सी डी स्क्वायर, फिर से आंसर 2 सी डी स्क्वायर ही आ गया, ठीक है भाई। तो कैसे भी कर सकते हो आप, तो डी पॉइंट को आप कहीं भी ले सकते हो, तो ऐसी जगह लो जहां से प्रॉब्लम इजी हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, O इज पॉइंट ऑन BC सच दैट BO इक्वल टू CO, BO और CO बराबर है, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD जो है यहां से अगर मैं ड्रॉप किया, ये D है, OD जो है परपेंडिकुलर है AB पर, एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC, OE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। इफ एंगल BOD इज 30 डिग्री, BOD मेरा 30 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ एंगल AOE इज, मेजर ऑफ एंगल AOE, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल मेरा आइसोसेलेस है और ये अगर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर है
तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये 30 है तो ये मेरा कितना बचा, ये मेरा 60 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो एक 90, एक 30, तो एक 60 होगी। अब क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। ठीक, अब ये 60 है तो ये मेरा कितना बचा, ये मेरा 30 ही होगा और ये 60 ही होगा। 60 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, तो ये फालतू क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। तो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब हमें आगे कुछ कंसेप्ट्स और पढ़ने, जैसे कि एक चीज और जान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, और यहां से, अब ये ना तो आइसोसेलेस है ना इक्विलैटरल है, कुछ नहीं है, ये सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूं सपोज मिड पॉइंट से, ये और ये इक्वल है, यानी कि ये मीडियन है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरी मीडियन है। ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया मैंने, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, या फिर मीडियन ड्रॉ की। तो ये साइड और ये साइड तीनों ही इक्वल होंगे, यानी कि मीडियन हाइपोटेनियस का हाफ होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ हो गया हाइपोटेनियस का, ये भी हाइपोटेनियस का हाफ है, तो ये भी हाइपोटेनियस का हाफ होगा, मीडियन भी हाइपोटेनियस की हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, देखो जरा इसका प्रूफ समझ लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये इक्वल है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी 3 पॉइंट से, कोई भी 3 पॉइंट अगर हैं जो लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, कहीं पर भी 3 पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकते हैं कोई 3 पॉइंट, तो उनसे एक सर्कल पास हो गई होगा। तो ऐसे ही इन 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होगा ही होगा। ठीक है, ये तय है बात, होता ही होता है। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सर्कल पास हो गई होगा जो कोलिनियर नहीं है, जो एक लाइन में नहीं है, सर्कल पास हो गया। तो आपको इतना पता होगा कि डायमीटर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और ये होता है मेरा डायमीटर, यानी कि 2r। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है यहाँ पर, तो ये 2r रहा होगा ये पूरा। ठीक है, यानी कि ये सेंटर होगा, क्योंकि ये r है, ये r है, 2r है और वो इक्वल है, तो ये r होंगे और ये सेंटर होगा। अब ये सेंटर है तो ये लेंथ भी मेरी r ही होगी, ये भी तो मेरी रेडियस है, ये भी तो r ही होगी। तो ये तीनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं आपको, r। ठीक है ना, तो इससे अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये तीनों ही रेडियस होती हैं और हाइपोटेनस का हाफ होती हैं, ये रेडियस होती है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो इस पर एक प्रॉब्लम है, देखो जरा, इन राइट एंगल ट्राइंगल DEF, जिसमें हाइपोटेनस आपको दी है EF हाइपोटेनस है और DEF एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो EF 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ मीडियन DX जो मीडियन है उसकी लेंथ पूछी है।
तो ये पूरा 12 है, तो इसकी लेंथ 6 होगी। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये पूरा 12 है तो ये 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, पढ़ ही चुके हैं अभी हम। ठीक, आंसर आ गया 6। अब उसके बाद हमें और क्या जानना है, देखो परपेंडिकुलर्स के बारे में हमें और क्या जानना है। थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होनी चाहिए, तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। और कुछ रेशोज होते हैं जिनको हम साइन कॉस टेन बोलते हैं, तो उनकी आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, ये क्लियर होना चाहिए आपको। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और थीटा के साथ वाला होता है बेस। ठीक, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है भाई, जैसे अगर ऐसे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा, मैं पेन चेंज करता हूँ एक सेकेंड, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि 90 के सामने, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ वाला बेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा और क्या क्लियर होना चाहिए वो बता देता हूँ मैं। अब जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी स्टार लगा लो उतना कम है। हर साल क्वेश्चन आता है और आना ही आना है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान से समझना। कभी भी डायग्राम में या क्वेश्चन में दो परपेंडिकुलर बन रहे हो, दो परपेंडिकुलर, ठीक है, दो परपेंडिकुलर है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है और बी डी उस पर परपेंडिकुलर है, तो ये दो परपेंडिकुलर बन गए। दो परपेंडिकुलर केस में आपको दो चीजें ध्यान आनी चाहिए एकदम से। फर्स्ट, एरिया इक्वल करना, क्या समझ आना चाहिए, एरिया इक्वल करना, और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा याद आना चाहिए। कब, जब भी डायग्राम में दो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसके अलावा आपको इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल तो देख लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है कि ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ये डी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस परपेंडिकुलर है बी डी। इस केस में इसकी जो लेंथ होगी, इस डीसी की जो लेंथ होगी, डीसी की लेंथ वो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी होगी, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी होगी। इस एडी की लेंथ ए बी स्क्वायर अपॉन एसी होगी। ठीक, उसके अलावा बी डी स्क्वायर ए डी इंटू सी डी के इक्वल होगा। ठीक, उसके अलावा ए बी इंटू बी सी इक्वल होगा ए सी इंटू बी डी के। उसके अलावा 1 बाय बी डी स्क्वायर इक्वल होगा 1 बाय ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी सी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
और 5। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो ये है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब कुछ इसमें नया नहीं है। ये कहाँ से आया है? ये इस एरिया वाला मैंने बताया ना, एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल करना है आपको, यहाँ से आया है। जैसे कि मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लिखूं, इस पूरे एबीसी ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू ए सी को बेस ले लिया और हाइट ले ली मैंने बी डी। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये मेरा फॉर्मूला ये वाला आ गया, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास आ गया। ठीक है, लेकिन बाकी जो फॉर्मूले हैं वो हमें प्रूव करने पड़ेंगे, और प्रूव कैसे होंगे वो? साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लगाकर। ठीक है भाई, तो पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो प्रूव नहीं करना एग्जाम में, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये सीधा ही याद है, और याद हो जाएंगे, मतलब मुझे इजीली याद हो गए हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रूव कर लेते हैं इनको। तो आई गेस आपने ये सब नोट कर लिया होगा, और इसको प्रूव की तरफ चलते हैं। इनको प्रूव कैसे करना है। देखो भाई, प्रूव कैसे करेंगे, देखो इसको हम, अगर देखो मैं इसको पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ, इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं फर्स्ट फॉर्मूले। तो अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, या इसको मत लो भी थीटा, पहले मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, ये मेरा थीटा है। तो ट्राइंगल एडीबी में देखो, ट्राइंगल एडीबी में मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ, कॉस थीटा। तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा? AD अपॉन AB ऐसे अप्लाई करूँगा। ठीक, और बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में कॉस थीटा अप्लाई करूँ तो कैसे करूँगा? AB अपॉन AC ऐसे अप्लाई करूँगा। ठीक, तो यहाँ से मेरे को AD कितना मिल गया, AB इधर चला गया, तो ये AB स्क्वायर अपॉन AC आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव। कॉस थीटा लगाया मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में ADB में, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में ABC में, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि इक्वल होंगे कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया प्रूव। AD की वैल्यू मिल गई आपको AB स्क्वायर अपॉन AC, ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करा। आगे चलते हैं, अगर मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, अगर मैं थीटा इसको लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा, तो क्या लिखूंगा? छोटे वाले ट्राइंगल में लिख रहा हूँ DBC में, DBC में, तो मैं क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अब बड़े वाले ट्राइंगल में लिखूँ मैं कॉस थीटा, तो बेस बड़े वाले ट्राइंगल में ABC में हाइपोटेनियस। ठीक, तो यहाँ से मेरे को DC कितना मिल गया? BC स्क्वायर अपॉन AC मिल गया। तो ये प्रूव हो गया सेकंड फॉर्मूला। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला था, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था। ठीक है, ये मेरा थर्ड फॉर्मूला है, ये मेरा फोर्थ फॉर्मूला है, और ये मेरा फिफ्थ फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो ये प्रूव हो गए दोनों। आगे चलते हैं, ये वाला तो मैं आपको प्रूव कर ही चुका हूँ, दोनों एरिया बराबर करने थे आपको बस। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसे प्रूव हो सकता है? BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। तो थर्ड प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? BD स्क्वायर इंटू AD इंटू CD।
तो AD की वैल्यू अगर हमने यहाँ से देखा फर्स्ट फॉर्मूले से, AD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो मैं रख दूंगा बस। AD की वैल्यू मैंने क्या देखा कि AB स्क्वायर और AC है AD की वैल्यू। इस AD की वैल्यू कितनी है, AB स्क्वायर अपॉन AC, ठीक। CD की वैल्यू कितनी है, BC स्क्वायर अपॉन AC, सेकेंड फॉर्मूले से, ठीक। तो ये मेरे को कितना मिल गया, देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये मिल गया मेरे को AB, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो AB इंटू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अगर पूरा तो ये मेरे को मिल गया। और AB इंटू BC अपॉन AC, AB इंटू BC अपॉन AC इस वाले फॉर्मूले से, फोर्थ फॉर्मूले से BD के इक्वल दिख रहा है आपको, दिख रहा है। AB इंटू BC अपॉन AC, AB इंटू BC अपॉन AC BD के इक्वल है, तो ये BD के इक्वल बन जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूव हो गया थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला लेकर हमने थर्ड फॉर्मूला प्रूव कर दिया, ठीक है भाई। अब बचता है आपके पास ये, अब क्या बचा आपके पास, ये बच गया आपके पास केवल फिफ्थ फॉर्मूला, वो कैसे आया। तो वो भी आसान है, वो इन चारों से आ जाएगा, ठीक है ना। वो भी कुछ नया नहीं है, इन चारों से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड था और ये थर्ड था और ये फोर्थ। अब ये फिफ्थ फॉर्मूला कैसे आया ये देखते हैं। तो 1/BD स्क्वायर इक्वल टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। तो मैंने इसको ले लिया अगर, तो ये मैं क्या लिखूंगा, इसको एलसीएम लेके मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर बनेगा, ये कुल मिलाकर कितना बन जाएगा, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम से ये AC स्क्वायर होगा, और नीचे बचा AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। तो थोड़ा और सॉल्व किया तो AC अपॉन AB इंटू BC का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक। अब AC इंटू अपॉन AB इंटू BC, AC अपॉन AB इंटू BC मेरा 1/BD बन जाएगा, 1/BD बनेगा और उसका स्क्वायर, तो ये आ गया, ये इसके इक्वल दिख रहा है आपको, तो ये फिफ्थ भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके पास मैंने प्रूव कर दिए। तो इन पांचों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, प्रूफ याद हो ना हो बट ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो आगे बढ़ते हैं, इन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, या साइन कोस टेन कैसे लगाने हैं उन पर भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B पर राइट एंगल है, तो मैं B यहां पर ले रहा हूं और A मैंने यहां पर ले लिया, और ये B राइट एंगल है, ऐसा है। D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, सॉरी, या आप ऐसा करो नॉर्मल ट्राइंगल ले लो, जैसा आपको पता है राइट एंगल जैसे आप लेते हो ना, इस तरह से ऐसा ही राइट एंगल ले लो B पर, जिससे आपको समझने में आसानी हो। D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC, D जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर है। P and Q are the feet of the perpendicular drawn from the D on side AB and AC। D आपने पॉइंट कहीं भी ले लिया, ठीक है, D कहीं भी पॉइंट होगा, तो D एनी पॉइंट है।
ठीक है, डी अगर कोई भी पॉइंट मैंने सपोज यहाँ पर लिया, तो डी से अगर ए बी पर मैं ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, तो वो पी पॉइंट है मेरा। और अगर ए सी पर ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, तो मेरा क्यू पॉइंट है, ये दिया हुआ है। ठीक, इफ ए पी इक्वल टू, ए पी ए है, ये मेरा ए है, ए क्यू बी है, ए क्यू मुझे बी दिया हुआ है, एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी ये मेरा 15 डिग्री है। तो साइन 75 बताओ, पूछा है उसने, साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछी है। अच्छा, अभी राइट एंगल है और आइसोसेलेस भी है, तो ये 45, राइट एंगल आइसोसेलेस बताया था ना, इस तरह का होता है, ये 45 का होता है और ये भी 45 का होता है। ठीक, तो ये कितना मेरा एंगल हो जाएगा, ये मेरा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पूरा 45 है, तो 15 + 30 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा कितना होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, ये एंगल 75 का होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। देखो ऐसा कुछ ये कह रहा है ट्राइंगल बनाने को कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमने कोई भी यहाँ पर कोई डी पॉइंट ले लिया, ये P है, ये Q है, ये सब परपेंडिकुलर है। इसको अगर ज्वाइन किया हमने यहाँ पर ऐसे, तो ये मेरा 15 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर था, तो ये 45 होगा पूरा, और ये भी पूरा 45 होगा, तो 30 हो गया। अब ये 60 हो गया और ये मेरा 75 हो गया। ठीक, सारे एंगल क्लियर है। ये मेरा A है, ये साइड, ये मेरा साइड B है। ठीक, और ये A है, ये B है और ये C है। अब डायग्राम क्लियर है। आपसे पूछा है साइन 75 बताओ, साइन 75। तो साइन 75 मेरे को साफ साफ दिख रहा है, साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर, 75 सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मेरी कितनी है, AD है, हाइपोटेनियस ये होगी AD, ये। ठीक, तो A/AD पूछा है आपसे बेसिकली। तो अब AD की लेंथ ही तो निकालनी है आपको बस। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि आप साइन cos 60 लगा दो, cos 60 लगा दो। cos 60 क्या होगा, बेस, या cos 60 मत लगाओ, आप क्या लगा दो, आप sin 60 लगा दो, sin 60 लगा दो, sin 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 कितना होता है, √3/2। ठीक, तो AD की लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से AD की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, 2b/√3, 2b/√3 आ गई। और इस AD की लेंथ को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2b/√3 को मैंने अगर पुट किया, तो ये √3 ऊपर चला गया, A अपॉन में 2b। ठीक है भाई, तो √3 A/2b मेरा आंसर आ गया, यानी कि मेरा ऑप्शन 3rd करेक्ट है। ठीक है, सिंपल था। आगे चलते हैं, तो मैंने साइन 75 और साइन 60 का यूज किया मैंने। ठीक, BE and CF are two altitudes of a triangle ABC। कोई ट्राइंगल ABC है, तो ट्राइंगल ABC बना लिया हमने। AB इक्वल टू 6 है, AC 5 है। ठीक, और BE और CF दो एल्टीट्यूड हैं ट्राइंगल के, BE और CF। ठीक, जिसमें से आपको क्या दिया है कि AC जो है, सॉरी CF जो है 4 है, ये पूरा आपका 4 है, ये आपका 4 है, यहाँ से यहाँ तक का ऐसा।
ये पूरा पूछा है आपसे बीई, बीई बताओ, ये वाली लेंथ बताओ, ये वाली लेंथ ये कितनी होगी। तो कैसा करोगे आप, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, दो राइट एंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल में आपको एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया लिखता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाफ बेस, एसी को बेस ले लिया इस बार, और हाइट ले ली मैंने बी, ठीक। तो हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी की लेंथ 6 है, सी एफ की लेंथ 4 है, ए सी की लेंथ 5 है, और बी ई की लेंथ पूछी है। तो ये कितना आ गया, 24/5 मेरा बी ई आ गया, ठीक है भाई। 24/5 कितना होता है मेरा, 4.8, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 90 है, इन ट्राइंगल ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसमें ए 90 है, ठीक। AD is perpendicular to BC and AD equal to BD, AD equal to BD 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऐसा दे दिया उसने। तो लेंथ ऑफ CD पूछा है, ये पूछा है CD की लेंथ बताओ। तो हमने पढ़ा था क्या कि AD स्क्वायर बराबर होगा CD इंटू BD के, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD, सो 4/2 इक्वल टू दिस, सो 2 आ गया आपका, जो पूछा है आपसे वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है भाई, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो हमने फॉर्मूला थर्ड लगाया, आपको ये पता होना चाहिए हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करा, मैं लिख देता हूँ। थर्ड फॉर्मूला है ये हमारा, ठीक है भाई, थर्ड फॉर्मूला यूज करा हमने। तो इस पर प्रॉब्लम मतलब लगभग हर साल ही क्वेश्चन इस पर आते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, D and E are points on AC and BC respectively. इन अ ट्राइंगल, पहले आपको ना सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने हैं। कंसेप्ट तो आप पढ़ चुके हो, जो मैंने पढ़ाया आपको कंसेप्ट, जो फॉर्मूले पढ़ाए मैंने। तो पहले आप फर्स्ट ट्राई तो आप खुद ही करो वीडियो पॉज करके, फिर आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाओ, और अगर कुछ हिंट मिल गया है फिर वीडियो पॉज कर दो, फिर दोबारा करने की कोशिश करो, तब भी नहीं होता है फिर पूरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ABC, D and E are points on AC and BC. AC पर कोई D पॉइंट है और BC पर कोई E पॉइंट है। AB and DE are perpendicular to BC. अच्छा, दिया हुआ है कि AB, तो आपको डायग्राम इस तरह से बनाना पड़ेगा। AB जो है BC पर परपेंडिकुलर है एक्चुअली, ऐसा AB परपेंडिकुलर है BC पर। अब कोई D और E पॉइंट्स हैं, ठीक है, और DE भी परपेंडिकुलर होगा BC पर, ये भी दिया हुआ। AB जो है 9 है, ये दिया हुआ। DE 3 है, AC 24 है, ये पूरा AC 24 है यहाँ से यहाँ तक। आपसे AD पूछा है, AD बताओ, AD की लेंथ ये बताना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना आपको ढंग से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ज्योमेट्री में। तो AD निकालना है आपको, AD कैसे निकालोगे अब आप, तो इसमें क्या करो, आपको दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का यूज कर सकते हो।
तो मैंने अगर इस थीटा के लिए साइन थीटा लगा दिया, पहले मैं लगा रहा हूँ छोटे वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में यानी कि DEC ट्राइंगल में। तो DEC ट्राइंगल में साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक। और बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ऐसा होगा, ठीक। 3 से इसको कट किया तो 3 3 9 आ गया, ठीक है। AC इधर चला गया और DC इधर चला गया, 3DC हो गया। अब AC मेरा पूरा कितना है, 24 प्लस जो मेरे से पूछा है वो, सॉरी AC तो 24 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सीधा ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन थीटा छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 3/DC अपॉन हाइपोटेनियस, बड़े वाले ट्राइंगल में यानी कि ABC में साइन थीटा कितना हो जाएगा, 9 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 24, ठीक। तो अब इसको कट किया तो 3 3 9, 3 से इसको कट किया 3 24, यानी कि DC जो मेरा आ गया वो 8 आ गया, यानी कि DC मेरा यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 16 होगा, क्योंकि सम 24 है, 16 और 8 24 होता है, तो ये 16 होगा मेरा जो मेरे से पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या हमने यूज किया, साइन थीटा यूज किया हमने। आगे चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, तो दे दिया उसने एंगल ABC 90 डिग्री है, तो B पर 90 बना हुआ है, इसका मतलब BN इज परपेंडिकुलर टू AC, BN परपेंडिकुलर है AC पर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन AN बाय NC बताओ, ये पूछा है, ठीक है। AN बाय NC पूछा है आपसे, तो कैसे करेंगे, तो आप सब कुछ ही निकाल लो, ऐसा करो बस भाई, ये अगर 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। ये मेरा कितना होगा, इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ये होगा आपका 6 स्क्वायर बाय 10, ये होगा 8 स्क्वायर बाय 10। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा फिर, ये इसके लिए आप थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना, थर्ड फॉर्मूला, या फिर फोर्थ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या बताया था फोर्थ फॉर्मूला, कि 6 इंटू 8 इक्वल टू BN इंटू 10, ये हो जाएगा, ठीक। तो BN कितना आ गया आपका, 4.8 आ गया, BN कितना आ गया 4.8, तो ये 4.8 आ गया, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया 6.4 आ गया, और ये मेरा कितना आ गया 3.6। तो AN बाई NC पूछा था आपसे, AN बाई NC, तो 3.6 अपॉन 6.4, बल्कि इसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो ये पूछा है आपसे, तो ये हट गया पॉइंट, सो 2 से कट कर लो, 2 से फिर कर लो, सो 9 into 16 इसका आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला जस्ट यूज करना है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी करने की, बस ये करा और ये करा और उनका रेशियो निकाल दिया, ठीक है। फॉर्मूला यूज करा जस्ट हमने। आगे चलते हैं भाई। फॉर अ ट्राइंगल बेस इज 6√3 सेंटीमीटर एंड 2 बेस एंगल्स आर, कोई ट्राइंगल है उसमें बेस एंगल्स दिए हैं आपको 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 90 रहा होगा क्योंकि इनका सम 90 बन रहा है, और बेस की जो लेंथ है वो 6√3 दिया हुआ है। देन द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो हाइट क्या होगी इसमें, ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, ये होती है हाइट, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्राइंगल पूछा है आपसे, तो कैसे करोगे, इस हाइट को कैसे निकालोगे आप,
तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यही पूछा है आपसे, ये तो पूछा है एक तरह से, ठीक है। ये हाइट पूछी है आपसे, तो और ये पूरी 6√3 दी आप, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो ना, आप ऐसा करो कि इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा, ये कितना आ जाएगा, ये साइड निकाल सकते हो आप, ये कितना आ जाएगा, देखो मैंने लगा दिया यहाँ पर 1030 लगा दिया। 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ये बेस b, इसको ले रहा हूँ मैं बेस, तो ये b कितना आ जाएगा मेरा, h बाय 1030 आ जाएगा, और 1030 होता है 1/√3, यानी कि ये आ गया h√3। तो मेरा b तो यहाँ पर कितना आ गया, ये पूरा, ये मेरा आ गया पूरा यहाँ पर h√3, ये ठीक। ऐसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरा h/√3 आ जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ अगर मैं 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस मेरा आ जाएगा h/1060 और 1060 मेरा होता है √3। तो ये मेरा h/√3 है, ये मेरा h√3 है, और दोनों का सम मेरा 6√3 है या नहीं। तो h मैंने अगर कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने h कॉमन लिया, तो √3 प्लस 1/√3 बचेगा इक्वल टू 6√3 आएगा। यहाँ से आगे करता हूँ तो √3 इंटू √3 3 प्लस 1 4, तो ये 4/√3 बन जाएगा इक्वल टू 6√3। तो h कितना आ गया मेरा, 6 इंटू 3/4, सो 9/2 बन रहा है। h कितना बन रहा है, 9/2 बन रहा है। तो 9/2 कितना होगा, 9/2 कितना होता है, 4.5, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो ABC is a right angle triangle at C. P is the length of perpendicular from C on AB. If ABC are the length of sides BC, CA and AB, then, तो फिफ्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फिफ्थ फॉर्मूला क्या था, फिफ्थ फॉर्मूला कि 1 बाय, सॉरी ये D है, ये पॉइंट D है, इसकी लेंथ C है ये, ठीक। हाँ, तो फिफ्थ फॉर्मूला में क्या पढ़ा था कि 1/CD² इक्वल टू 1/AC² प्लस 1/BC²। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, तो सीधा फॉर्मूला ही याद रखना, क्योंकि सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री है, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD is perpendicular to BC, where D lies on BC. If BC equal to 8, BC 8 है, AC 6 है, AC 6 है, then डेल्टा ABC एंड डेल्टा ACD निकालना है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे वो, कि एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल और एरिया ऑफ ACD ट्राइंगल बताओ, ये पूछा है आपसे, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको,
मैं पेन चेंज करता हूँ। तो अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आ जाएगा ये? √28 आ जाएगा ये, √28। ठीक। अच्छा, अब मैं ये निकाल सकता हूँ। ये मेरा क्या होगा? √28 का स्क्वायर यानी कि 28 अपॉन में 8। क्लियर? और ये मेरा क्या होगा? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 अपॉन में 8, ये होगा। ठीक है। और आपसे पूछा है ABC का एरिया। ABC का एरिया कितना होगा? वो तो आप लिख सकते हो हाफ। ABC का एरिया तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हाफ बेस इंटू हाइट। और ACD का एरिया क्या बन रहा है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब AD कैसे निकालते हैं? AD निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको? AD इंटू 8, थर्ड या फोर्थ फॉर्मूला है वो लगा देंगे, 6 इंटू √28। ठीक। तो AD यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 √28 अपॉन 8। तो ये यहाँ पर मैं AD रख दूंगा, 6 √28 अपॉन में। ठीक है भाई। ABC का एरिया हमने ऐसे रखा है हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस हमारा ये AC है, ये हाइट हमारी AB है। और ACD के एरिया में, इस वाले ट्रायंगल के एरिया में, इस वाले ट्रायंगल के एरिया में ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगी मेरी हाइट। ठीक। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गए, ये 6 से 6 कैंसिल हो गए। ठीक है। ये √28 से √28 कैंसिल हो गए। तो ऊपर आ गया 64, नीचे आ गया 36। ठीक। 2 से कैंसिल कर दिया 32 एंड 18, 2 से फिर कैंसिल कर दिया 16 एंड 9। तो ये मेरा आ जाएगा 16:9। ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम ऑप्शंस खुद ही बना लेंगे और इसको टिक कर देंगे। ठीक है भाई, आगे चलते। तो इतनी ही प्रॉब्लम्स थी। अब उसके बाद हमें परपेंडिकुलर में 2-3 चीज़ें और जान लेनी है ट्राइंगल्स के अंदर। पहली चीज़ तो ये कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और उसमें हमने A से मीडियन ड्रॉ की, ठीक है, यानी कि ये इक्वल है, और C से भी एक मीडियन ड्रॉ की, यानी कि ये भी इक्वल है। इसको मैं M लिख रहा हूँ और इसको मैं N लिखता हूँ। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 5AC²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार SSC में क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं हम ट्राइंगल ABM में अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो ऐसे लगेगी। ठीक। ट्राइंगल BNC में लगाते हैं तो ऐसे लगेगी। और ट्राइंगल ABC में लगाते हैं तो ऐसे लगेगी। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब मेरे को इन तीनों इक्वेशन से ही ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इजी है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि AM² + CN² चाहिए, और यहाँ से मुझे AM + CN² मिल जाएगा, AM² + CN² मिल जाएगा मेरे को। और राइट में क्या मिलेगा? AB² + BC² या BM² सॉरी
प्लस एन बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, अच्छा अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो मेरा क्या है, ए सी स्क्वायर है, थर्ड इक्वेशन से देख सकते हैं। ठीक है, अब बचा मेरे पास बी एम स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। बी एम स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, बी एम स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एम मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ, और एन बी मेरा क्या हो जाएगा, एन बी ए बी का हाफ, ए बी का हाफ। ठीक है, आगे आगे क्या होगा देखो, ये तो ए सी स्क्वायर चल ही रहा है। अब बी सी का स्क्वायर पॉन में 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगा, और साथ में ये ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर तो चलता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे फिर से दिख रहा है कि ये फिर से ए सी स्क्वायर बन गया थर्ड इक्वेशन से। ठीक है भाई, फिर से थर्ड इक्वेशन से ए सी स्क्वायर बन गया। तो आगे मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर, राइट में बन जाएगा मेरा 5 ए सी स्क्वायर अपॉन 4, 5 ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और लेफ्ट में मेरा क्या चल रहा है, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 अगर इधर जाएगा यहाँ पर तो मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है भाई, हो गया प्रूव। तो एक तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद और कैसे कैसे रिजल्ट आपको याद करने हैं वो भी देख लेते हैं। पूरा परपेंडिकुलर पढ़ा दिया मैंने अभी, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ट्राइंगल में परपेंडिकुलर से रिलेटेड इसके अलावा रेयरली ही कुछ आ सकता है। ठीक है, कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं वो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखते हैं इन पर जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये देखो जरा भाई, एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए आपको कि अगर ऐसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी और ये दो मीडियंस हैं, ये दोनों क्या है, मीडियन 1 मीडियन 2, यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए वैसे तो। ये सपोज कोई पॉइंट O है, या ये नहीं एक्चुअली फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ABC है और यहाँ पर कोई पॉइंट O है। ठीक, और हमने ऐसे ड्रॉ किया सपोज, और ये ऐसे, ये इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन किया और ये इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो 5 OB स्क्वायर इक्वल होगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, मुझे एक सेकंड चेक करने दो ये प्रॉपर्टी, कंफर्म नहीं उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो करेक्ट है ये प्रॉपर्टी, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा और ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं अभी रब किया, लेकिन ये वाली तो इम्पोर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, कि मीडियंस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, या फिर और क्या पूछ सकते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें एक स्क्वायर बन रहा है, दो तरह से स्क्वायर बन सकता है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। दो तरह से ही स्क्वायर बन सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में, एक ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो ये जो साइड होगी, ये सपोज एक्स है, इसकी लेंथ वाई है, ठीक है, और इसकी लेंथ जेड है, तो ये साइड होगी ना, ये स्क्वायर की जो साइड होगी, ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ जो है वो ऐसे होगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, और इसमें अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो इसमें स्क्वायर की साइड क्या होगी, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर बन रहा है और उसकी साइड क्या होगी, तो ये होगी उसकी साइड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। पॉइंट टी इज टेकन फ्रॉम द साइड बी सी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC where AB is hypotenuse, then AB square plus CD square D कोई भी पॉइंट ले लिया है BC पर, तो D को भी पॉइंट ले लिया BC पर। ठीक है, तो इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो वही पाइथागोरस लगा दो। अब इसमें पहले बड़े वाले ट्राइंगल लगा दिया ABC में, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। फिर छोटे वाले ट्राइंगल लगाया हमने, ACD ट्राइंगल लगाया, तो AD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड किया, तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया छोटे वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में। आगे चलते हैं। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A पर राइट एंगल है, BL एंड CM आर मीडियंस, BL and CM are medians if BL equal to, BL की जो लेंथ दी है वो ये दी है, and the length of CM is, CM की लेंथ पूछिए आपसे। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि फॉर्मूला हमने याद किया था, फॉर CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, ये किया था हमने। ठीक है, और BC भी आपको 5 दिया हुआ है, तो बस वैल्यूज पुट कर दी हमने इसमें। CM तो पूछा है आपसे, BL 3√5/2 का स्क्वायर कर दिया, और BC 5 दिया है आपको, 5 का स्क्वायर कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा CM स्क्वायर प्लस 9 × 5/4 इक्वल टू 125। ठीक,
तो ये हो गया 4cm² प्लस 45 इक्वल टू 125। तो ये आ गया आपका 80.4cm²। 4 से ये कट गया, कितना टाइम्स? 20 टाइम्स, तो cm आ गया √20। √20 होता है मेरा 2√5। ठीक, तो 2√5 आंसर है। तो ठीक है, हमने परपेंडिकुलर में, ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर या राइट एंगल ट्राइंगल में सब कुछ खत्म कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इतना ही रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं यही करने हैं। इसके अलावा बस आपको केवल मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।